तारीख कितनी है? 28। 27 है कि 28 है? हाँ भाई, कल आया था समझ लो सब कुछ। क्या आ गया था कल? ठीक है, तो कल हमने किस किस चीजों के बारे में बात करी? हमने बात करी थी सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में हमने बात करी थी डिस्क्रीट बॉडीज के सिस्टम के बारे में, है ना? और एक बात करी थी कंटिन्यूअस, है? और एक चीज थी और, जो हमने बात करी थी कि अगर जो दो बॉडीज है, ठीक है, दो बॉडी है और दोनों बॉडीज का आपको सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ कहाँ पे, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यू कैन कैलकुलेट। जैसे बोला था, जैसे टी शेप एक रॉड थी, याद आया? है ना? तो बोला था इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो एक यहाँ पे M1 मान लेंगे और एक यहाँ पे M2 मान लेंगे, तो M1 0, 0 पे और 0, N पे, इस तरह से। ठीक है, तो वो सारे हमने मोमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किए हैं। अब क्या, उसके बाद बात करी थी हमने रेगुलर बॉडीज की, है ना? मतलब जो कंटिन्यूअस थी, कंटिन्यूअस रेगुलर बॉडीज, लाइक तुम्हारा कोई रॉड हो गया, कोई स्लैब हो गया, रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, कोई सेमी सर्कुलर स्लैब हो गया। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर जो आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तो आपको यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो वाला। ये तो कंबाइनली नहीं निकाल पाओगे। तो उसमें हमने देखे थे दो केसेस। एक केस था आपका ये वाला सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। फिर एक हमने देखा था ऐसे वाला रॉड का, ठीक है। तो वन थिंग, एक शायद जोया कल कह रही थी कि जहां पे लेमडा वेरी कर रहा हो, है ना, तो हमारा क्या था, जैसे मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दे जहां पे कि आप बोले कि लीनियर डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है, जैसे मान लो ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बोल दे कि जी वो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर जो रॉड की लेंथ है हमारी कितनी, 1 मीटर या 2 मीटर, वट एवर इट इज, ठीक है, मैटर नहीं करता। इसमें एक प्रॉब्लम होगा एच सी वर्मा सर में, मैं देख के बता रहा आपको कैसा है वो। हम्म, ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है, तो ये चीज समझ आ रही थी कैसे हम डेंसिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है द डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ a linear rod L varies and वो बराबर K प्लस बी एक्स। लीनियर रॉड वेरी कर रहा है डेंसिटी, तो इसका मतलब कैसी है डेंसिटी, वो लीनियर डेंसिटी, ठीक है ना? इस तरह से वेरी कर रहा। फिर क्या बोला है? सर ये क्या है? ए प्लस बी आर से इधर, ए प्लस बी एक्स, है ना? नहीं नहीं, इधर लेफ्ट साइड ये रो है, रो होता है ना ऐसे वाला। Here x is the distance from left end, locate center of mass। कर लोगे ये?
रॉड है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। एक्स ऐसे रखा हुआ मतलब एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ मतलब वाई एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, ए प्लस बी एक्स, ठीक है ना। तो डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी वेरीज है ए प्लस बी एक्स, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई डीएम। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डीएम क्यों रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है, हमें नेट मास नहीं पता है। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एक्स। ये तुम लोग आगे क्यों नहीं बैठ जाती, चार चार पांच पांच, निकलो आगे बैठो एक एक करके, पीछे तीनों आगे बैठ जाओ। हवा आ रही, आवाज आ रही। तो अच्छा, अगर हम लीनियर, देखो तीन तरह की डेंसिटी हो सकती है, एक लीनियर डेंसिटी हो सकती है, एक एरियल डेंसिटी हो सकती है, एक वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी हो सकती है। तो लीनियर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डीएम अपॉन डी एक्स, मतलब मास जो है डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। इसी तरह से एरियल डेंसिटी में सिग्मा आ जाता है, दैट इज डीएम अपॉन डी ए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने लीनियर को रो मान लिया, बट लीनियर को यूजुअली लेमडा मानते हैं, है ना। बट ठीक है, उन्होंने माना है तो कोई बात नहीं। वैसे जो है आपका जो थ्री डायमेंशन में होता है डेंसिटी, वो रो होता है। तो डीएम बाई डी, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं जब भी आपको डेंसिटी दे रखी हो, तो इन फॉर्मूलों का यूज करना, ठीक है। सैली, सैली नाम था ना, क्या नाम था, हाँ, सानिया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, रॉड की लेंथ कितनी मान लेते हैं, एल, लेट सपोज, ठीक है, एल मानते हैं। और दिया भी है क्या, एक मिनट देखते हैं, हाँ, लेंथ एल देखो ना, लेंथ एल दिया है। और फिर जो है एक्स टाइम्स डीएम, डीएम क्या रखेंगे, डीएम कितना आ जाएगा, लेमडा टाइम्स डीएक्स। लेमडा को यहाँ पे इन्होंने रो माना है, तो रो टाइम्स डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन जीरो टू एल रो डीएक्स बराबर कैपिटल एक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दो इसको, क्वेश्चन तो लिख लिया था ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रखते हैं जीरो टू एल एक्स, और रो की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस डी एक्स, डी एक्स अपॉन जीरो टू एल ए प्लस डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे जीरो टू एल में, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सॉल्व। सर ये लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए एक बार। आंसर ये वाला, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स डीएम, इतना तो, इसको देखो ऐसे कर दो, एक्स डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम, डीएम इज व्हाट, रो टाइम्स डीएक्स या लेमडा टाइम्स डीएक्स। तो यहाँ पे इन्होंने रो माना हुआ है लीनियर डेंसिटी को, तो रो डीएक्स लिख दिया। तो एक्स टाइम्स ए प्लस डीएक्स, डीएक्स क्या हो गया, रो डीएक्स हो गया। हाँ हाँ, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी वेरी कर रही है इस तरह से। बस इंटीग्रेशन कर लोगे, कल जो बताए थे
एच टू द पावर एम डी एक्स इतना हो जाएगा, एक्स की पावर एम प्लस वन डिवाइड बाई एम प्लस वन, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, इतने आएंगे खाली इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको नोट करो या बड़े आगे, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करो निकल, क्योंकि बहुत इसमें क्लासेस है कम, यू हैव टू कवर इट सो मैनी थिंग्स ना। ठीक है, क्या नाम है, आजाद है ना, एजाज। ठीक है, जल्दी कर लो। हाँ भाई, बड़े, ठीक है, अच्छा, कल सेमी सर्कुलर वायर का क्या निकला था, सेंटर ऑफ मास 0, 2r/पाई, यही था, यही था ना। तो आज सेमी सर्कुलर वायर न मान के एक प्लेट मान लेते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो, इसका एक आइडिया देता हूं, करके लाना तुम लोग, कोशिश करना। ठीक है, आइडिया ये है कि जब भी आपको कोई कंटिन्यूअस बॉडी दी जाए, है ना, जैसे कि मतलब प्लेट है, तो प्लेट कैसे बनेगा, छोटे छोटे वायर्स को ऐसे से जोड़ते चले जाओ, प्लेट बन जाएगी। अगर जिसको चाहो, इसको अगर जो एक बोलते हैं ना स्क्रब करोगे, तो एक एक तार निकलता चला जाएगा, समझे। जैसे एक प्लेट है कोई, ठीक है, मेटल की, और उसको आप ऐसे कटर आता है ना, कटर, इसको ऐसे करो तो एक तार निकलेगा, फिर दूसरा तार निकला, है ना, एग्जैक्टली कॉइल मान लो, है ना, कॉइल ही मान लो, चलो, है ना, कॉइल ही मान लो, आधी कॉइल ले लो, उसमें क्या है, तार मिलेंगे आपको। तो अगर जो हम तार को इंटीग्रेट कर दें, अगर जो ये सारे तारों को जोड़ दें ऐसे, तो ये प्लेट मिल जाएगी, समझे। तो यहाँ पे अब प्लेट क्योंकि क्या है आपका, 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे क्या मानोगे, एक ऐसे स्ट्रिप मान ली, ऐसे स्ट्रिप मान ली, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन के केस में क्या आएगा, डीएम, डीएम कितना आ जाएगा, डीएम कितना आएगा बताओ भाई, m/a टाइम्स डी, है ना, ठीक है। तो m/a कितना आ जाएगा, अगर सर्कल मानेंगे, एक सर्कल मानेंगे, हाफ सेमी सर्कल है, एरिया कितना हो जाएगा, n2, अब ये एलिमेंट हमने माना स्मॉल आर दूरी पे है, और इसकी थिकनेस है डी आर, एरिया कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली पाई आर डी आर, क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की परिधि को अगर जो आप उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत छोटी सी थिकनेस है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो अगर जो इसको भी इंटीग्रेट करोगे, अगर इसको इसको हम स्मॉल आर की रेडियस मानते हैं, तो ये क्या हो गया, पाई स्मॉल आर बाई स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये डीएम निकल गया, डीएम स्मॉल डीएम है, इसे स्मॉल डीएम। तो ये अब देखो, एक्स वाला जीरो आएगा, आएगा जीरो, वाई निकालना है हमें खाली, बताओ, ठीक है ना, एक्स में जाएंगे, इधर स्ट्रिप डालो, उतनी इधर कैंसिल हो गया, बाई सिमेट्री। अब हमें वाई निकालना है, तो वाई बराबर वाई डीएम डिवाइडेड बाई डीएम, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या कहां से आएगी, नहीं, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, यही तो वही है तरीका। देखो अब एक चीज बताओ,
आपका ये जो है, इसलिए तो मैंने कहा सर किससे बनेगा, वायर से जुड़ के बनेगा, सेमी सर्कुलर वायर से। जब सेमी सर्कुलर वायर का आपको सेंटर ऑफ मास पता है, वाई दूरी पता है, तो आप वाई दूरी में रखोगे ना उसे। ठीक है। तो अब ये मान लो यहाँ पे हमने आर त्रिज्या की, स्मॉल आर त्रिज्या की एक सेमी सर्कुलर वायर मानी थी, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर जाएगा, टू स्मॉल आर बाई पाई इंटीग्रेशन, ये कहा गया डीएम, है ना, डीएम कितना आया था, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स पाई आर डी आर, जीरो टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई, इसको निकालो, आंसर विल बी 4r अपॉन 3 5। जल्दी करो, नोट कर लो, ये समझ आया कैसे हो रहा है, गौरव, नहीं आया ना, देखो मैं क्या बोला था, सेमी सर्कुलर प्लेट, तो सेमी सर्कुलर प्लेट कैसे बनेगी, रिंग को जोड़ते चले जाओ, रिंग को अगर जब रखते चले जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाओगे रिंग, तो क्या बन जाएगी, सेमी सर्कुलर प्लेट बन जाएगी। ऐसे सोचो ना, वो जो तुमने देखी है, वो इंडक्शन वाली प्लेट देखी है नीचे, जो इंडक्शन के नीचे लगी होती, खुला इंडक्शन कभी, इंडक्शन खोलना, खोलना मतलब ऐसे मत खोलना, खराब हो रहा हो उसको खोलना, उसके अंदर एक गोल गोल प्लेट लगी होती है, एकदम ऐसा लगता है डिस्क है, उसके ऊपर एक के ऊपर तार चढ़े होते हैं, उसको बीच से काट दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, सेमी सर्कुलर प्लेट बन गई, जिसमें तार ऐसे 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 करके एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, तो वही केस है ये। तो अब यहाँ पे एक हमने तार मान लिया कि भाई एक तार को हम कंसीडर करते हैं, फिर जीरो टू आर इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें सारे तार मिल जाएंगे, तो मतलब प्लेट मिल गई। अगर जो आप एक को मानो और फिर उसको यहाँ से ये दूरी पे मान लिया आपने, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरा मिल गया, वही इंटीग्रेशन, तो वही हमने किया, जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दिया, और डीएम निकालना है क्योंकि क्या है, हमारी रिंग है, तो डीएम बराबर कितना आ जाएगा, एम अपॉन ए टाइम्स डी ए, एम बाई ए कितना आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर बाई टी, बिकॉज इट इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के केस में कितना हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई टू, समझ आया, पाई आर स्क्वायर बाई टू रख दिया, फिर ये इस पे कितना आएगा, वही एक एक नियम जो बोलते हैं यूनिटरी मेथड, फिर ये कितना हो जाएगा, पाई आर डी आर, क्योंकि अगर जो पाई आर डी आर को आप इंटीग्रेट करो तो पाई आर स्क्वायर बाई टू ही आएगा, जो दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। ये आ गया डीएम। अब हमने क्या किया, वाई डीएम डिवाइडेड बाई एम, तो वाई दूरी कितनी मानी थी, हमने कल किया था, तो जो वाई आया था सेमी सर्कुलर वायर के केस में, दैट वाज 2r/5। ठीक है, आ गया, आंसर आ गया, 4r/3 पाई, बढ़िया। तो अब यहां देखो, समझ आ गए हो, क्या नाम था, पायल, ठीक है, तो जीरो टू आर, फिर वाई की वैल्यू रखी, दैट इज 2r/पाई, फिर आपका डीएम दैट इज एम अपॉन ए इंटू डी ए, है ना, तो ये कितना हो गया, एम, देखो यहाँ चाहे सॉल्व भी कर लो, ये पाई से पाई चला गया, एक पाई बचा खाली नीचे, ठीक है, और फिर ये आ गया 4 ऊपर, इसको सॉल्व करो, इसको लिख लो, जल्दी लिखो लेकिन, क्योंकि आज बहुत पढ़ना है। ठीक है, आज हम रोटेशनल मोशन को क्यों, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हैं रोटेशनल मोशन, तो पहले लिखना है। हो गया, बढ़े आगे, थोड़ा बहुत तुम लोग बाद में भी क्लास में जो है ना, जैसे रिकॉर्ड जो होता है, उसको जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइट ज्यादा आ रहा है, तो वी कैन पॉइंटेड पॉइंट ना do it। आगे चल। अब नेक्स्ट एक, तो वो जरा खिड़की बंद, एक बंद हो गया ये पंखा। काम करो, गौरव इस वाली खिड़की बंद करो, देखिए रिफ्लेक्शन कैसे कम होगा। ये कहाँ का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें? ओ, इधर से नहीं आएगा, या तो वहां से आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे पर्दे लगे होने चाहिए, है ना, और इसके पीछे लाइट होनी चाहिए, तो वो नहीं दिखी। ठीक है, तो बढ़े आगे, बस हो गया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो हमने सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ा, हर चीज का रीजन है, रोटेशनल मोशन के अंदर सेंटर ऑफ मास डाला गया, क्योंकि रोटेशनल मोशन अपने आप में समझना उसको कठिन है। एक पॉइंट मान लिया कि जहां पे सारा उसका मास मूव करता हो, उस पॉइंट का अगर जो मोशन पता कर ले, तो रोटेशन फिर हमें चिंता नहीं करनी कि कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे स्पिन कर रहा है, रोट कर रहा है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक अगर जो मोशन को हम कंसीडर करें, मान लो ये ऐसे है, एक पेन है, ठीक है, पेन को हम ऐसे डिस्प्लेस करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं, नीचे भी फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे इस तरफ को, तो क्या होगा, पेन स्ट्रेट लाइन में गया। ठीक, अब मान लो पेन को हम ऐसे एक पॉइंट को ऐसे कर दें, फिर नीचे से पॉइंट को ऐसे मारे टक्कर, तो ये क्या होगा, ऐसे। ठीक, या ऐसे ही रखा हुआ है पेन, ऐसे टक्कर मार दिया आपने, मतलब पेन ऐसे रखा हुआ है जमीन पे और एक तरफ से टक्कर मारी, तो क्या होगा, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट कर जाएगा। मेज पे अगर जो आपने पेन को किसी एक छोर से टक्कर मार दी, तो क्या होगा, रोटेट कर गया वो ऐसे। फिर आपने ऐसे इसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया, या पाइवोटेड है ना, तो इसको जब ऐसे टक्कर मारोगे तो ये कैसे होगा, ऐसे तो घूमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो चल तो रहा नहीं सीधी स्ट्रेट लाइन में, ये रोटेट कर गया अपनी अक्ष के, क्या बोलते हैं, ये अक्ष हो गया इसका रोटेटिंग एक्सिस, है ना, घूर्णन अक्ष, है ना, घूर्णन अक्ष के अबाउट जो है ऐसे रोटेट कर गया। ठीक है, एक एक था कि ऐसे रखा है, ऐसे मारा, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर गया ऐसे। आपत्ति कोई? सही है, तो अब जो है ना, देखो थोड़ा सा ये कठिन है चैप्टर, इसमें ना आर क्रॉस एफ, ठीक है, जे दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना, सारी चीजें जो है थोड़ी सी उल्टा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है आप, है ना, देर आर लॉट ऑफ क्वांटिटीज जहां पे हम लोग जो है फंसेंगे, और वहां पे मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आएगी। तो अगर जो बात करें लीनियर मोशन, तो सीधे ऐसे जा रहा, तो मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन, मोशन तीन तरह का हो सकता है, ठीक है, वन इज कॉल्ड, दूसरा क्या हो गया, अपने अक्ष के पलटा रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल, और तीसरा हो गया प्लानर, जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों। इसको फर्दर ट्रांसलेशनल को अगर जो तोड़ दें, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, और ये हो गया आपका कर्वी लीनियर। समझे?
तो ट्रांसलेशनल का मतलब ऐसे से जा रहा है, ठीक है। अगर ये सीधे ऐसे से जा रहा तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर। अगर जो ये ऐसे से सीधे चला जा रहा तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर। जा रहे हैं डायरेक्शन में जा रहे हैं। बता रहा वहीं पे आ रहा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मतलब सीधे से चला जा रहा, ठीक। फिर क्या हुआ, ट्रांसलेशनल में दो कैटेगरी हूं, वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेट, ठीक। और कर्वीलिनियर का मतलब बॉडी तो स्टेबल है बट वो ऐसे 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 जा रहा है, तो एक कर्व बनाते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर। बॉडी है बट वो क्या कर रही है, ऐसे से होके जा रही है। जैसे तुम जो है रोड पे, कर्वी रोड पे बाइक चलाते हो तो तुम कैसा मोशन कर रहे हैं, कर्वीलिनियर। लेकिन हाईवे पे तुम कैसा कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल, ठीक है, समझे, है ना। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं तो वी आर डूइंग क्या, रेक्टिलिनियर। अब ये उबड़ खाबड़ रोड हो गई तो हम ऐसे से हो रहा है, तो हमारा होगा कर्वीलिनियर। रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल ये है कि आपने एक एक्सिस को ऐसे पकड़ा हुआ, ऐसे घुमा दिया, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। मतलब पेन है, पेन को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, दैट इज रोटेशनल। या ऐसे रखा हुआ है और इस पे ऐसे आपने क्या मारी, टक्कर, किसी भी छोर से आपने टक्कर मार दी ऐसे, तो ये रोटेट कर गया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। इसकी एक्सिस देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज देयर, बट वो कहां से, सेंटर ऑफ मास पे आए, उसी के अबाउट उनका मास बॉडी रोटेट करे। प्लैनर मोशन में क्या होता है कि बॉडी ऐसे भी कर रही है और चल भी रही है, जैसे पहिया, यहाँ सीधे भी चल रहा और बोथ मोशन आते हैं। या फिर पहले थोड़ा सा ऐसे चला बिना घूमे और फिर घूमने लगा, ऐसे भी केस आते हैं। मान लो ब्रेक लगा दी, ठीक है, ब्रेक लगाया आपने तो क्या होगा, पहिया रुकेगा थोड़ा सा, ऐसे स्लिप करता है ना पहिया, देखा है। जब आप कभी भी बरसात में ब्रेक लगाओ, जब जहां पे चिकनाहट वहां ब्रेक लगाओ तो पहिया तो आपका स्ट्रिक खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन आपकी बाइक स्लिप हो जाती है। तो वो तो एक तरीके का ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, स्लिप होना। और अगर जो आपका पहिया घूम रहा है और घूमते घूमते स्लिप हो गया है, रोटेशन, तो वो हाइब्रिड मोड। तो ये चीज समझ आ गई एकदम, तुमको कोई दिक्कत पायल, हो गया इनको तो घाटी, हाँ ठीक है ना, आरती, है ना, भारती आरती और क्या? ठीक है, जैद, ठीक है, दोनों हाँ किया करो, तभी समझ आएगा जैद को मैं बोल रहा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्वांटिटीज की बारे में, क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं। तो जिस तरह से लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो रोटेशनल मोशन में, सॉरी, इसको इसको नोट कर लो, समझ गए ना इसको क्या कहना चाह रहा मैं, एकदम समझ गए। रेक्टिलिनियर ऐसे ऐसे चल रहा, कर्वीलिनियर ऐसे ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल में अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा, या कोई ऐसे एंड फिक्स कर दिया, उसको हमने ऐसे टक्कर मारी, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लानर, प्लानर में बोथ, है ना, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है भाई। चले आगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो बेसिक चीजें आप समझो, सब ठीक है। अब एक चीज देखो, लेट्स कंसीडर वन थिंग।
एक मान लो ये पेन ही है हमारा, ठीक है, ये पेन है ऐसे, ठीक, पेन है ऐसे, है ना, मतलब, और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा, इसने एक एंड हमने फिक्स कर दिया, बांध दिया, और इसको ऐसे रोटेट करा दिया। आपत्ति कोई किसी को? नहीं ना? आप देखो, जब पेन यहां था, फिर एक पॉइंट ऐसा हो गया, पेन यहां आ गया, तो ये हो गई आपकी पोजीशन, मान लो S1, ये S2, ठीक। तो यहाँ पे अगर जो आप पेन के अंदर दो पार्टिकल मानो, P और Q, ठीक है ना, P और Q मानो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q यहाँ पे आ गया, फिर और ये P यहाँ पे आया कुछ टाइम बाद। तो एक चीज बताओ, ये ये दूरी इतने चली इसने, और इसने इतनी दूरी चली, है कोई समस्या? नहीं। अब एक चीज बताओ, जैसे इतनी दूरी चल रही है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डी फ्रॉम, अच्छा क्यू मान लो ये पोजीशन क्यू थी, ये क्यू डैश थी, क्यू क्यू डैश, है ना, ये टीपी डैश, आर द इक्वल? सो ऑब्वियसली लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। हाउएवर, एक चीज देखो यहाँ पे, क्या पी वाला पार्टिकल पी डैश पे आया, और क्यू वाला पार्टिकल क्यू डैश पे आया, तो एंगल क्या दोनों ने सेम ट्रेवल किया? इट मींस इन रोटेशनल मोशन ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी सेम, है ना, क्यों होगा सेम ही उससे? अगर जो सेम क्या बोलते हैं, ये थीटा देखा जाए, तो बोथ केसेस में कितना हो गया, सेम, है ना, थीटा इज सेम। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं, हम डिफाइन करते हैं ओमेगा को। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन एंगल विथ टाइम। जैसे बोला जाए कि 5 सेकंड में वो 30 डिग्री घूम गया, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 30 डिग्री घूम गया, तो क्या बोलेंगे कि उसका जो एंगुलर स्पीड हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पाई/6 रेडियन में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/6 -0 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड, तो ये पाई बाई कितना एंगल घूम गया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, पाई/30, दिस इज कॉल्ड रेडियन पर सेकेंड। तो ये चीज समझो, किसी भी एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में क्या कांस्टेंट होता है और क्या डिफरेंट है। पार्टिकल जो सेम एंगल मूव कर रहा है, कहीं भी रखा हो, लेकिन उसकी क्या होगी, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट। जैसे डी क्यू क्यू डैश जो है आपका बड़ा है डी पी पी डैश, बताओ, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं डी ओमेगा, लिख दो डी थीटा बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस, और क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। आप इसी को एवरेज लिखना है आपको, तो ऐसे कर दो, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, कितने टाइम डिफरेंस में कितना एंगल का डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और डी ओमेगा बराबर डी थीटा और डी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे टी बराबर 5 सेकंड में पूछ लो। लेट अस कंसीडर अ केस जहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम और क्लैरिटी आएगी। ये चीज समझ आ गई सबको? जिस तरह से हम लोग लीनियर वेलोसिटी के केस में क्या डिस्कस करते हैं, डीवी बराबर डीएस बाई डी, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्लेस करते हैं डी थीटा बाई डी, ठीक।
ठीक है ना। अब यहीं पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ए, ये हो जाएगा आपका डीवी बाई। तो देखा जाए तो जो एनालॉगी है वो सेम ही है, समझे। जिस तरह से हम लोग एस को थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। उसमें लीनियर के केस में एस था, जो दैट वाज डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमारा थीटा हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर जो आपसे पूछा जाए कि थीटा बराबर लेट से 3t² है एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, आप इसकी बताओ एंगुलर वेलोसिटी। कर लोगे, है ना। तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया 60, और 60 की जगह पे 5 सेकेंड रख दो तो आपका 56 30, 30 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी जो है, अच्छा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली exactly, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसपे उसका मोशन हो रहा हो। क्योंकि ओमेगा क्या है, डी थीटा और डी टी, तो थीटा चेंज हो रहा है ऐसे। इसको नोट करो, फिर बता रहा मैं, जल्दी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही चल रहा सब कुछ, ठीक है। क्या नाम, क्या, ठीक है, समझा, समझ आया, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, देखो थोड़ा छोटा हो गया ना ये, यहाँ पे ऐसे लिख लो इसमें, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जी काफी, इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको निकालना। ठीक है, सर ये अल्फा है ना, हाँ अल्फा, और ये किसकी है? डी ओमेगा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई स्पीड में जो चेंज होगा वो एक्सेलरेशन, जो आपका क्या बोलते हैं, थीटा में चेंज होगा, दैट वुड बी वेलोसिटी। फ्रेंड्स, इसके बगल में बैठते हैं अच्छी, बाकी बाकी के बगल में बैठते हैं, जैसे चल रहे पिक्चर्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ऐसे मतलब, अब अगर जो है कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि आ, अब इसमें जो है, जो गति के नियम है उसको हम रिप्लेस करते हैं, है ना। एस को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, अल्फा को रिप्लेस कर दोगे ए से, टी तो टी ही रहेगा, वी को रिप्लेस कर दोगे ओमेगा से, तो सारे गति के नियम चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो पहला गति का नियम क्या है ना। तो अगर जो हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो डब्ल्यू एफ करते हैं, डब्ल्यू जीरो प्लस अल्फा टी, डब्ल्यू एफ, भाई देखो इसको मिटाएं, है ना। पहले तो एक चीज देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लिखेंगे वो, मान लो कोई ऐसे एक सर्कल मान लो जमीन पे रखा हुआ है, और उस पे एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, ऐसे से मूवमेंट हो रहा है।
ठीक है ना। तो अगर जो किसी, या तुम ऐसे मान लो एक पेन रखा हुआ जमीन पे ऐसे मूव कर रहा है ना, हॉरिजेंटल सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा पेन, पेन को ऐसे हमने रख दिया जमीन पे एंड इट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट अगर जो कर रहा है इसका ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ है फिर यहाँ आया, तो ये थीटा चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे। बताओ, थीटा ही चेंज हो रहा, तो ओमेगा कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी। तो चेंज इन थीटा, चेंज इन थीटा ऐसे, ओमेगा ऊपर को लगेगा। ठीक है भाई, स्क्रू रूल लगाओ, इसको को ऐसे ऐसे खोलते जाओ तो ऊपर को जा रहा है इसमें। सर उसको ले सकते हैं वो जो ऐसे ऐसे रोटेट करता है तो उधर भाग जाएगी। इसको कर लेके आना। हाँ कर सकते लट्टू, टॉप बोलो, लट्टू बोलो तब भी समझ आएगा। ठीक है, तो ये आर है आपका। ठीक है, तो आपका जो v होता है, v बराबर कितना आएगा, अगर जो हम लीनियर वेलोसिटी को देखना चाहें तो v बराबर होता है मैग्नीट्यूड केस में आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। बट इसको अगर जो आप उसमें लिखना चाहो, इसमें वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाता है ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा ये है, आर ये है, ओमेगा की तरफ हैंड करेंगे और आर की तरफ कर्ल कर देंगे। कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर जो ओमेगा की तरफ हम हाथ कर दें ऐसे, और इसकी तरफ आर की तरफ ऐसे कर्ल कर दें, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा जब आप मैथ शुरुआत किया होगा इसका। शुरुआत में होता है ना ये सदिश अदिश, जब पढ़ते हो तो जो v की डायरेक्शन होगी वो भी सर्कुलर परिधि की डायरेक्शन में होगी। देखो, अगर जो आप ऐसे करो तो ये ऐसे 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 करके चला जाएगा। समझे, कोई दिक्कत भाई, ओमेगा ऐसे है, आर ये है, तो ये ऐसे गया ऐसे। ठीक, अच्छा, तो हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा देखो। हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी, गॉट इट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। तो ये चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं और कौन सी क्वांटिटी बच गई। हम्म, अच्छा, अब दूसरी चीज ये है एंगुलर, इसके थोड़े से नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम्म, उसको क्या बोलते हैं, गति के नियम जो होते हैं आपके, एस बराबर क्या होता है, अगर जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है लीनियर में, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, s बराबर यू टी, गति का दूसरा नियम हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको रिप्लेस करो हम इसमें रोटेशनल में, तो दिस वुड बी क्या हो जाएगा, v को कैसे रिप्लेस करेंगे, दैट इज ओमेगा टू मान लो या ओमेगा एफ मान लो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर ओमेगा जीरो प्लस एल्फा, एल्फा वाज डी ओमेगा बाई डी टी। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका एंगुलर रिप्लेसमेंट क्या आएगा, एल्फा टी। बताओ, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एस का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, कौन बोला था, थीटा ना, हाँ गुड, एस का रिप्लेसमेंट क्या आएगा, थीटा, एंगुलर के इसमें, तो ये थीटा आ गया। यू का रिप्लेसमेंट ओमेगा जीरो, है ना, ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ ऑफ एल्फा
टी स्क्वायर। भाई टी तो टी ही रहेगा, वो थोड़ा ना चेंज कर दोगे रोटेशनल उसमें केस में। हाँ एग्जैक्टली। यू मानेंगे तो जैसे वहां पे हमारा था वी और यू था, यहाँ पे हम हमारे पास है नहीं वो चीज, तो हम ओमेगा जीरो मान लेंगे। जीरो मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल मान। या ऐसा भी मान सकते हैं, 1 सेकंड पे इतना था, 3 सेकंड पे उतना हो गया, तो ओमेगा 1 सेकंड पे कितना हो गया, वो इनिशियल। 1 सेकंड वाला इनिशियल हो गया, 3 सेकंड वाला फाइनल। ठीक है। इसी तरह से वी स्क्वायर बराबर, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। ये तीन एक्सप्रेशन आप रट लो। ठीक है। अच्छा एक चीज और है। कहाँ जा रही सारी ऊपर से। अच्छा कौन आ गया, मुझे ही नहीं आता है। हम्म, अच्छा एक प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अच्छा इधर आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर करो, एक लिखो आगे, तो ये याद कर लो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज, ये आया है तुम्हारा एम्स 2008। आसानी आती है। A wheel has, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा लिख रहा मैं। ठीक है। अल्फा बराबर 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इनिशियल एंगुलर क्या है, एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड सॉरी, इन टाइम सेकेंड, it has rotated in the, और कितना, थीटा जो है आपका 10 रेडियन है। करोगे, हो जाएगा। कौन सा नियम लगाओगे, सेकंड लगेगा। क्यों लगेगा सेकंड, बिकॉज हमें क्या पूछा है, थीटा पूछा है। ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे थीटा आता है, सेकंड वाला थी- हाँ थीटा एस बराबर यूटी प्लस हाफ यूटी टी स्क्वायर, तो थीटा बराबर यूटी, यूटी ओमेगा जीरो पी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा जीरो कितना है यहाँ पे, 3 है ना,
रेडियन पर सेकेंड। और सॉरी सॉरी, दिस इज अल्फा ना। ओमेगा जीरो कहाँ गया? स्पीड 3 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन, 2 रेडियन, वो देखो जैसे दो, है ना। और टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 3 इंटू 4, ये आ जाएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 10। अच्छा, रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड कर जाता है? अगर जो एक रेवोल्यूशन घूमा, है ना, तो 2 पाई रेडियन में 360 एक रेवोल्यूशन, भाई यहां से उठा पार्टिकल, फिर यहां आया, तो ये फिर, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360। 360 में एक रेवोल्यूशन हो रहा, तो 2 पाई रेडियन में 190 एक रेवोल्यूशन, तो एक रेडियन में कितना? 1/2 पाई रेवोल्यूशन। अब अगर जो हमें देखना है कि क्या बोलते हैं, 30 डिग्री में कितना रेवोल्यूशन कवर कर लिया, है ना, तो आप जो है पाई/6 कर दो। पाई/6 में देखना है तो इंटू पाई/6 कर दो, हाँ, कितना कवर करेगा डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया? 6, 1/12, मतलब सर्कल का 1/12वां भाग जो है कवर कर रहा है रेवोल्यूशन। समझे? तो एक प्रॉब्लम लिखो, ये समझ आ रही है प्रॉब्लम? ये अभी भी भाग नहीं उठा रहे। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, जल्दी कुछ टाइम कर लिया करो ना, तुम बैठ सकते हो, जल्दी करो भाई। वालियान समझ आ रहा? हाँ, तीन। When a ceiling fan is switched on, लिख लिखते जाया करो साथ में, ठीक है? When a ceiling fan is switched on, it makes 10 revolution। अच्छा, रेवोल्यूशन हमें दिए हैं, तुम थीटा निकाल सकते हैं कितना घूमा?
2 पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो टोटल थीटा पता चलेगा कितना कवर किया उसने। ठीक है, इन 10 revolutions in the first 3 seconds, assuming uniform angular acceleration. Angular acceleration, how many rotation? आ गया ना, how many rotation? It will move in next 3 सेकेंड। अच्छा, एक चीज मैं तुमको बता रहा, जैसे जो टाइम होता है ना, वो हमेशा शुरुआत से एंड वाला काउंट करते हैं। तो कभी भी नेक्स्ट बोले तो टाइम कितना लोगे, शुरुआत से कितना टाइम लगा उसको टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले पहले तो हम निकालें कि भाई अ, अगर जो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि 10 रेवोल्यूशन इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो अगर थीटा निकालना चाहें तो थीटा विल बी व्हाट, 2 पाई नेट। थीटा नेट कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू कितना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो गए, आंसर आ गया 30, है ना। बिकॉज हमें क्या करना, दोनों को घटा के 2 पाई से भाग कर देंगे। थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई 2 पाई, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा। तो थीटा 1 कितना है आपका, देखा जाए तो थीटा 1 कितना हो गया, 20 10 रेवोल्यूशन हो गया। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, थीटा आ गया, है ना। तो यहां से देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा 2 निकालना पड़ेगा। थीटा 2 में क्या, कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, देखो एक चीज सोचो, ये थीटा 1 है, हमें थीटा 2 निकालना है। तो थीटा 2 में कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, यूटी, दैट इज कितना है, यू ये क्या बोलेंगे, यूटी दैट इज नथिंग बट ओमेगा 0 टी प्लस हाफ ऑफ एल्फा टी स्क्वायर। सर एक बार ये बता दीजिए थीटा 1 25 तक आया। देखो, अगर जो एक रेवोल्यूशन होता तब थीटा कितना आता, 2 पाई इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी आती, अच्छा 2 सर पाई। ठीक, 10 रख दिया तो टोटल कितना एंगल घूम गया भाई, एक एक बार ऐसे था, यहां तक आया 2 पाई घूमा, फिर यहां से फिर 2 पाई के बाद 4 पाई, ठीक, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। तो 10 रेवोल्यूशन में कितना होगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई घूम रहा, तो 10 में 20। 20 पाई। बढ़िया। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो, हाँ, यहाँ पे अगर जो थीटा निकालना, थीटा तो निकल गया। अब यहाँ पे जब फैन स्विच ऑन किया गया तो इनिशियल इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, है ना। तो 0 जब होगी तो थीटा बराबर हाफ ऑफ एल्फा टी स्क्वायर। थीटा हमें पता है, हमें क्या पता है, टी बराबर 3 सेकेंड। तो यहाँ पे अल्फा कितना निकाल लोगे, है ना। थीटा इज व्हाट, 25 बराबर हाफ ऑफ, देखो ओमेगा 0 टी आएगा इंटू अल्फा और 9, तो ये हो गया 40 पाई बाई 9 बराबर अल्फा। अब यहां से इस वाले एक्सप्रेशन से हमने अल्फा निकाला, ठीक है। ओमेगा 0
एट टी इक्वल टू जीरो, इसमें भी जीरो आएगा, दूसरे में भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब थीटा टू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 सेकेंड में, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6। पहले 3 सेकेंड का टाइम है ना, पहला तीन, एंड टाइम कितना हो जाएगा नेक्स्ट, पहले देखो 3 सेकेंड का दे रखा हमें, ये सब कुछ डेटा था। नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो ये अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज नथिंग बट 6 मतलब 36। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, 40 पाई बाई 9 इंटू 36। चाहे 40 या 50। हाँ हाँ हाँ, तो ये देखो, ये हो गया 4, ये हो गया कितना, 20, ये हो गया 85। तो 80 में पहले कितना था हमारा, पहले 20 पाई रेवोल्यूशन किया, और थीटा टू कितना आ गया, 80 पाई। तो थीटा टू माइनस थीटा वन कर दे, तो चेंज इन थीटा आ जाएगा नेक्स्ट 3 सेकेंड में, है ना। 80 माइनस 20, 60 आ गया, और 2 पाई से डिवाइड कर दे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगा। भाई एक रेवोल्यूशन में कितने लग रहे हैं आपके, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई लग रहा। थोड़ा सा चीज को समझो, है ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब नेट एंगल ट्रेवल्ड बाई दी बॉडी डिवाइडेड बाई 2 पाई, या चेंज इन एंगल डिवाइड बाई 2 पाई, थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइड बाई 2 पाई। तो इसमें क्या चीज देखी हमने, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने इसको नोट समझ गए पूरा, सर रिपीट कर दो। हाँ मैं पूरा रिपीट कर रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या, थोड़ा सा ना अजीब सा प्रॉब्लम है, थोड़ा समझने वाला है। तो इस प्रॉब्लम में बोला है कि व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन इट मेक्स रेवोल्यूशन इन 10 रेवोल्यूशन इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो हमने क्या किया, 10 रेवोल्यूशन पहले 3 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, या पूरा कर रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, नेट एंगल आ गया हमारा 2 पाई इंटू 10 दैट इज 20 पाई। तो टोटल एंगल आ गया यो, इतना यहाँ तक ठीक है, नेट एंगल आ गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, हमें एंगल पता है, ठीक है, हमें क्या पता नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो थीटा बराबर हाफ अल्फा टी स्क्वायर से, टी की वैल्यू 3 पे और थीटा की वैल्यू 20 पाई से हमने क्या निकाला, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई 45/9। देखो ये 2 इधर गया तो ये 40 हो गया, और ये 9 नीचे आ गया, तो 40 पाई/9। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या, इसने क्या बोला कि नेक्स्ट 3 सेकेंड में, नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब पहले के 3 और बाद के 3, नेक्स्ट 3 सेकेंड का तो मैं बताया था, नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब 3 + 3, 6 टोटल टाइम हो गया। हमें अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली 40 पाई/9। तो यहाँ से फिर थीटा टू निकल आएगा, ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, हाफ है ना, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें थीटा टू की वैल्यू आ गई। अब थीटा टू की वैल्यू कितनी आई थी, कैफ थीटा टू की वैल्यू आई थी, कितना समझ आया, थीटा टू कैसे निकाला, थीटा टू आ गया हमारा कितना, 85। अब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ कितने, 3 सेकेंड में। तो हमें पहले के 3 सेकेंड के रेवोल्यूशन का एंगल पता है, ये कितना हो गया था, 20 पाई, है ना। तो थीटा टू माइनस थीटा वन, ये थीटा वन कितना था, पहले जो हमारे 10 रेवोल्यूशन पूरे किए गए उसमें एंगल दैट वाज 20 पाई। अब जब उसने नेक्स्ट 3 सेकेंड के रेवोल्यूशन पूरा किए तो वो कितना हो गया, 80 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 65। बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे 65 हो गया, अब निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाई 2 पाई, चाहे फॉर्मूला वो कर लो और चाहे ऐसे एक एक नियम से निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 पाई/2 पाई, ये हो गया 30। अब समझ आ गया पूरा।
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, भाई एक उसमें रेवोल्यूशन में 2 पाई कवर करता है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई कवर करता है। एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 पाई। एन में कितना हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे जो हमारा एन आएगा वो आएगा चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाई, तो ऐसे समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। जय आया, अरे जय ओके। आगे बढ़े, बढ़े, बड़े बड़े बड़े। जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक एक्सप्रेशन लिखो, ओमेगा बराबर टी क्यू प्लस 2t² है ना, एट फाइंड थीटा एट टी बराबर 3 सेकेंड, है ना, एंड इफ थीटा बराबर 0 एट टी बराबर, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। इसमें जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, वो चेंज हो रही टी क्यूब प्लस 2t² से। हमें फाइंड आउट करना है थीटा एट कितना, 3 सेकेंड। तो देखो ओमेगा बराबर कितना है, डी थीटा बाई डी, ठीक है ना। अगर हम डी थीटा निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ओमेगा डी टी, ठीक। अब यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, ये आ गया टी क्यूब एकल वाले इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका टी की पावर 4/4 प्लस 2t³ बाई 3 प्लस सी, जब लिमिट डिफाइन ना करी हो। यहाँ पे मैं लिमिट डिफाइन नहीं करी थी कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितना एंगल बना, अगर जो पूछते तो आप क्या लिख देते, यहाँ पे t बराबर मान लो बोलता 2 से 3 सेकंड पे जब गया तो कितना एंगल सबटेंड हुआ, तो t1 बराबर 2 और t2 बराबर 3, तो 2 से 3 लिमिट रख देते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, समझे। इनिशियल कंडीशन दे रखी है टी बराबर 0, एट टी बराबर 0 कितना है, थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे टी बराबर 0 रखो और थीटा बराबर 0, तो 0 बराबर 0/4 प्लस 0/3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो कहने का मतलब इनिशियल कंडीशन में आपका थीटा आया टी की पावर 4/4 प्लस 2t³ बाई 3। अब यहाँ पे टी की वैल्यू को 3 सेकेंड रख दो, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा थीटा। थीटा हमेशा रेडियन में आएगा, ध्यान रखना। आपने यहाँ पर किससे कर दो, क्या क्या क्या, ये एक और किससे कर दिया। अरे वो कल तो बताया था इंटीग्रेशन, भूल गई। हाँ देख लो, एक्स की पावर एन डीएक्स क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। और किसको नहीं समझ में आया, बस इनको समझा क्या होगी। क्या हुआ, 25 कितना है, 30%। हाँ, मानता हूँ पीछे से, लेकिन एक चीज बताओ, रिकॉर्डेड पे क्या होता है, थोड़ा सा वो आता है, चमक आती है स्क्रीन पे, वो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और उस चीज को हम दूर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद हमें जो है वहां पे पर्दे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक नोट कर लिया,
अब एक हम स्लाइड लिखेंगे, ये जल्दी कर लो। तो देर की गलती सुन लो। तो वैल्यू रख दो। जस्ट जस्ट अब मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही आप इमेजिनरी प्रॉब्लम बनाया था तो मैंने दिया, मुझे कोई उसमें नहीं हुआ। ये सोच के जो है ना, क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे या थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो खुद से सोचने लगोगे कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कल जो है ना बोला था लीनियर डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, तो हमने प्रॉब्लम आज करी थी। ठीक है, निकाल लेना, वही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज देखो, क्या देखनी है, एक चीज देखनी है, वो हमें क्या देखना है, अल्फा, है ना। अगर जो हम देखें ए बराबर कितना हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। बताओ, ए बराबर डीवी बाई डी टी, वी बराबर एंगुलर केस में आर ओमेगा, ये हो जाएगा आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो दिस इज आर टाइम्स अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। बताओ, बता दीजिए एक बार क्या किया है। देखो, किसी भी किसी भी एंगुलर मोशन में, है ना, सर्कुलर मोशन में हमें वेलोसिटी क्या होती है पता है, दैट इज आर ओमेगा। कोई दिक्कत? अगर जो सर्कुलर मोशन है तो आर और ओमेगा के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 का, है ना। भाई ओमेगा ऊपर, आर ये, राइट। ओमेगा ये, आर ये, ओमेगा और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जब जस्ट राइट डाउन द मैग्नीट्यूड, दैट इज आर टाइम्स ओमेगा। सो इन दिस केस यहाँ पे देखो, रोटेशनल मोशन के केस में क्या होगा, ओमेगा इज चेंजिंग। कभी यहाँ पे 5 मीटर, मान लो ऐसा है कि 5 मीटर 5 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से चल रहा, फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वैसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका, ठीक है। आपने क्या किया, थोड़ा सा और फोर्स लगाया, 5 की जगह 8 हो गया वो। तो चेंज इन ओमेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा, रेडियस इज कांस्टेंट, हाउएवर जी एक्सिलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो आर को हमने ले लिया बाहर, जो कांस्टेंट है। बताओ भाई, अगर जो आपको डी बाई डी टी करना हो 2t² का, तो टू कांस्टेंट है, टू को आप बाहर लेते हो कि नहीं लेते हो, तो डी बाई डी टी और क्या आ जाता है, t²। तो ये कितना हो जाएगा, 4t। इसी तरह से ये जो आर है, अब रेडियस है ऐसे, रेडियस थोड़ा ना चेंज हो रही, वो तो सर्कुलर मोशन कर ही रहा है जब तक हम कोई एक्सटर्नल उसको ऐसे तोड़ नहीं देते। भाई पेन है, पेन तो ऐसे ही घूमेगा ना, जैसे ऐसे तो घूमता रहेगा ना पेन, इसी तरह से। भाई पेन को आपने सरफेस पे ऐसे अटैच किया तो यह तो ऐसे ही घूमेगा ना, ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगी। आर को हमने ले लिया बाहर, और डी ओमेगा बाई डी टी, ये कितना हो गया, आर अल्फा। डी होगा अपन की भी तो तो दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है सेंट्रीपिटल, या उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है, हाँ, नो इट इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों है, देखो, ओमेगा कहाँ चेंज हो रहा, टेंजेंशियल में तो चेंज हो रहा है। टेंजेंट प्लस हाँ, अगर जो आप ये देखो, ऐसे देखो, तो यही तो होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना। तो अगर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होगा,
और यही हमारा 80 है। दिस इज नथिंग बट आर अल्फा बराबर 80। अगर जो देखो, मान लो पेन है, ठीक है, हमने एक एक्सेलरेशन दिया, वो ऐसे से घूम रहा है, एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस है, किसी तरह का कोई एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो घूमता ही रहेगा, बट ऐसा उठता नहीं ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो एक ड्रैग फोर्स नीचे लगेगा, जो कि उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया। कम हो जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, आएगा, क्योंकि चेंज इन क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में। समझे? अगर जो फ्रिक्शन लेस है तो ऐसे घूमता रहेगा, तो वहां पे जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। हाँ, ये आपका जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, पढ़ा होगा ना, एम वी स्क्वायर बाई आर, ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर, वो जीरो नहीं होता, बिकॉज दी डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस। वी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, तो वी की डायरेक्शन चेंज होता है, तो ए सेंट्रीपिटल या रेडियल हमेशा कितना होता है, नॉन जीरो होता है, और ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज समझ गए? बढ़िया पॉइंट है। फॉर रोटेशनल मोशन, हाँ भाई, समझा क्या हुआ? ये कुछ नहीं होगा, और तुम आजाद तुम इतना खुश क्यों हो रहे थे? लेकिन तरह की तुरंत सुंदर चीज है, क्या हुआ तुमको? ठीक है, ऑल गुड, ये चीज समझ आ गई, क्यों आपका टेंजेंशियल जीरो हो सकता है, और क्यों जो है आपका रेडियल या सेंट्रीपिटल को एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। टेंजेंशियल जीरो हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्मली 5 रेडियन पर सेकेंड वेलोसिटी फिक्स कर दी हमने, तो डी ओमेगा बाई डी टी कितना हो गया, जीरो। तो ए बराबर आर अल्फा, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा इज कांस्टेंट, सो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो, तो वहां से ए टी बराबर आर अल्फा बराबर जीरो। ठीक है, हाँ भाई, इतना हो गया। तो देखो, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रोटेशनल अपने आप में एक मतलब होता है ज्यादा बड़ी चीज है। इतना समझ आ गया? अब एक चीज देखो, एक हम टॉर्क देखते हैं। टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं, ये कपलिंग मोमेंट, ये सब कुछ टॉर्क के ही दूसरे नाम। मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में क्या कर रहे थे आप? लीनियर में फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे आप टॉर्क लगाओगे तब बॉडी घूमेगी। एक चीज देखो, एक तुमने नल देखे हैं? नल में एक होता है सरकारी नल, उसका डंडी बहुत लंबी होती है, देखा है? यस सर। और एक होता है घर में जो नल लगा होता है, उसकी डंडी इतनी बड़ी, इसमें ज्यादा बल लगाना पड़े, है सरकारी वाले में कम लगता है। ऐसा करोगे तो फिर तो ज्यादा ही लगेगी। नल देखा है? किसने किसने देखा है, किसने नहीं देखा? किसका है क्या? लेकिन इतना धीरे क्यों हाथ उठा रहे तुम? ऊपर उठाओ, हाँ, देखा है ना नल? तुमने देख रखा, सबने, तुमने भी देख रखा होगा। तो नल में आप देखो भाई, ये हमारा ये नल कैसे बनेगा? मान लो ये नल यहां से, ये नल की डंडी, ठीक, ये हुई नल की डंडी, ये सरकारी नल। एक हो गया हमारा प्राइवेट नल जो घर में लगा है, ठीक? इतनी बड़ी डंडी, ठीक है, तो इसको हमें, इससे पानी निकालने में हम यहाँ पे फोर्स लगाएं, जब हम एक साइड पे लगाते हैं, हैं? एक साइड एक साइड में लगाते हैं, हम यहाँ लगाएंगे तो हमें ज्यादा बल लगेगा,
हम यहाँ लगाएंगे तो एकदम ही नहीं उठने का। जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ते जाओगे फोर्स कम होता जा रहा है। और अगर जो है भाई, सर अरे ये पानी कौन सी कंडीशन में निकलेगा? पानी, पानी उस कंडीशन में निकलेगा जब आप उसको ऊपर नीचे करोगे, समझे? तो नल के हैंडल को जब आप यहां से पकड़ोगे, जो गवर्नमेंट की चीज सबसे अच्छी होती है, आप मानो चाहे ना मानो, ये जो फैसिलिटीज लगी हुई है, ये आपको प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छा खासा पैसा दोगे तो नहीं मिलने की। ये एकोस्टिक क्लासरूम्स है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड होती है चीजें वो एकदम क्लैरिटी उसमें होती है, किसी तरह का साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं। ऐसी क्लासेस आप बहुत अच्छा पैसा पे करोगे तब पाओगे, और फिर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने है। भाई जब आप खुद इच्छा नहीं करोगे, आप आप ये बताओ, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, भाई प्राइवेट में जो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो क्यों प्राइवेट, प्राइवेट में जो टीचर होते हैं वो क्या ज्यादा एजुकेटेड है? उनका कहीं नहीं होता तब वो प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं। अगर सरकारी नौकरी मिल जाए सबको तो सारे ये जो प्राइवेट स्कूल बंद नहीं हो जाएंगे। तो तुम ये चीज समझो कि कोई सरकारी नौकरी में लगा हुआ है तो उसकी योग्यता की वजह से लगा है वो। और सरकारी, अगर जो स्कीम का आप सही में असल मायने में फायदा उठा लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से आप देखो, सामने ऑडिटोरियम देखो, जो उनका सारी ये जो फैसिलिटीज हैं वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ऊपर है। ऐसे स्कूल में बिठाएंगे ना आपको प्राइवेट वाले, तो 5-4 हजार फीस लेंगे। इस तरह की क्लास प्रोवाइड करेंगे, सब करेंगे, 4-5 हजार रुपये फीस लेंगे। आपको भी पता आप कितना देते हो, ठीक है ना? तो चीजें चीजें जो है ना, हमेशा हमेशा पेश करनी चाहिए, कभी भी कमी किसी चीज में निकालनी नहीं चाहिए। अगर जो कुछ मिल रहा है तो हमेशा उस चीज को प्रेस करो, ठीक है? तो गवर्नमेंट वाले ने जो नल लगाया है वो सबसे अच्छा नल होता है, जिसमें कम से कम, इसमें एक बूढ़ा आदमी भी पानी भर सकता है, एक जवान आदमी बस भर सकता है, एक बच्चा भी भर सकता है, ठीक है? वो कोई यहाँ से पानी नहीं भरना जाएगा। और देखो यहाँ भरने बच्चा जाएगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा इतना ऊपर, वो यहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो फोर्स ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, सेपरेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ इसके अबाउट ऐसे ऐसे कर रहा नल, बताओ, इसमें इस एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे कर रहा नल, ठीक? एक है, देखो फोर्स क्या है, एक हमने ऐसे लगा दिया, एक हम फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है? एक फोर्स हम ऐसे लगाए, ऐसे लगा, ऐसे नल को कर रहे हैं, तो कम ताकत लगेगी ज्यादा लगेगी? भाई नल के स्टैंड को आप ऐसे फोर्स कर रहे हैं, ज्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब है एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज व्हाट, इसको लिख देते हैं ओपन हेडिंग, टॉर्क। तो ये चीज क्लियर हुई? क्यों टॉर्क आया? टॉर्क में ही मोमेंट ऑफ एनर्जी आता है, वो भी बताएंगे वो क्यों आ रहा है ना। आपको कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसकी फील आनी चाहिए, भाई पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है? तो जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए यू अप्लाई फोर्स, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यू हैव टू अप्लाई टॉर्क। तो द टॉर्क इज गिवन बाय, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। देखो, एक ऐसे मानो कि कुछ कुछ केसेस में फोर्स जीरो हो सकता है, नेट फोर्स। अगर जो इस पे एक फोर्स इधर को लगाए, एक फोर्स इधर लगाए एक बॉडी पे, तो ये क्या रोटेट कर जाएगा? लेकिन नेट फोर्स कितना है? जितना ये लगाया F1, उतना अगर ये है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट जीरो। फोर्स इज जीरो, हाउएवर टॉर्क इज नॉन जीरो, ठीक है? तो टॉर्क को हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज आर क्रॉस एफ। जिस तरह से हमने डिफाइन किया था वर्क को F डॉट डी, उसी तरह से जब भी कोई आप घूमेगी ना कोई चीज ऐसे ऐसे, तो हमेशा वेक्टर आएगा। कहीं भी कर्ल करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मतलब रोटेट कर रही कोई चीज, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो आर क्रॉस एफ को क्या लिखोगे, आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सर आर पे। जितना टॉर्क ज्यादा होगा उतना आसान रहेगा आपको उठाना किसी चीज को, ठीक है। टॉर्क ज्यादा तो इस इजीली जो है आपका हैंडपंप चल जाएगा, टॉर्क कम तो हैंडपंप नहीं चलने। जैसे आप हैंडपंप बीच से टूट गया, एक कभी देखा होगा घर में नल लगे हुए तो बीच यहां से हैंडल टूट गया, भर पाते हो पानी, तुम भर लोगे लेकिन वो नहीं भर पाएगा तुम्हारे आगे बैठना, उसको दिक्कत होगी, तुमको दिक्कत नहीं होगी, है ना। कुछ बच्चों को नहीं होगी, कुछ को दिक्कत होगी। जैसे हर्षित है, ही विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है। और देखो, आदमी के पास दिमाग हो ना तो उसे ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती, समझे। तो वो जाएगा बाहर, एक लकड़ी बांधेगा उस पे और बना लिया उसने हैंडल, है कि नहीं। तो तुम उस पे लगे रहोगे टूटे हैंडल को भरने में, है ना। तो तुम जो है, क्योंकि तुमने आर क्रॉस ठीक से नहीं पढ़ा, तो तुम क्या करोगे, टूटे हैंडल पे ही पानी भरोगे, और जिसने नवा ला के लगाओगे तो तुम पैसा खर्च करोगे ना। पिताजी को बोलोगे नया हैंडल मैंने तोड़ दिया, दो जरा नए हैंडल के पैसे, तो वही हैंडल जो है तुमको दे देंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखो अब यहाँ पे अगर जो आर ज्यादा है, आर ज्यादा है ये वाला डिस्टेंस, तो टॉर्क ज्यादा, आर ज्यादा, ठीक है। सर और ये डिपेंड करता है लेंथ बेस है? रेट बेस पे। हाँ, मतलब रेट देखो क्या हुआ, ऐसे समझो, मैंने टॉर्क को लिख लिया, आर क्रॉस है, ठीक है। अब यहां समझो कि मान लो ये एफ है, ये आपका नॉच है जहां पे आपने इसको फिक्स कर रखा है, और ये आर हो गया। थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो बी यू नो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहो, नहीं दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे आर क्रॉस, अब अगर जो इसको कम कर देंगे यहाँ पे, अगर जो फोर्स लगा रहे हैं तो ये हो गई यार, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ये आर टू हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि नेट टॉर्क की वैल्यू कम होती जा रही है आर के साथ, तो हमें फोर्स ज्यादा अप्लाई, क्योंकि अगर उसका बोल दिया कि भाई इतना इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाओगे लगाओगे तब उठेगा, ठीक है। तो आर को कम कर रहे हैं तो एफ को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर जो आपको बोल दे भाई 6 न्यूटन पर न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो एक ये है कि 2 इंटू 3 कर दिया जाए, मतलब आर की वैल्यू को 2 कर दिया जाए, फोर्स हो गया 3 न्यूटन, तब भी 6 आएगा। और एक कर दिया जाए कि भाई आर की वैल्यू को 6 कर दिया जाए और एफ की वैल्यू को 1 कर दिया जाए, तो सबसे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, सेपरेशन बढ़ा दिया, टॉर्क बढ़ गया। यहाँ पे अगर दो, ये मान लो ये गवर्नमेंट वाला नल है और ये प्राइवेट वाला नल है, एक में आर की वैल्यू 2 हो गई और एफ की वैल्यू 3 हो गई, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट फैसिलिटीज का नल, और ये हो गया प्राइवेट। बताओ नालायक कौन है, प्राइवेट वाले, चीजें कम कर रहे हैं। नल लेने जाओ तो वो छोटी सी डंडी लगा के दे देंगे उसमें। तो देखो यहाँ पे 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यहाँ पे 1 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो टॉर्क आ रहा वो 6 ही है, दोनों केस में आर इंटू एफ। ये चीज समझ में आया? तो कौन सा नल लगवाओगे घर में, तुम मोटर लगवा लोगे, है ना। हाँ सभी लगवाएंगे, बड़ा आदमी। तो पहले किसी को क्रिटिसाइज करने के पहले सोचा करो कि भाई तुम कहते जी जगह ज्यादा कवर कर रहा है सरकारी नल, छोटा लगाएंगे हम तो वो जगह ज्यादा इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि आपको मेहनत कम कराना चाह रहे हैं, इसीलिए, समझे। तो देखा गवर्नमेंट कितनी फायदेमंद है। कितना हो गया टाइम, 40 अरे एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, है ना, बैठे हुए हैं क्या। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, कल हम लोग इसी डिस्कशन को आगे भी रखेंगे।